हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आइए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास में पेडागोजी। देखिए, जितना बाल विकास जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा पेडागोजी है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं और महसूस किया है जहाँ तक कि पेडागोजी के क्वेश्चन अपन को ज़्यादा परेशान करते हैं। बाल विकास के सब्जेक्ट से पेडागोजी को सट के आता है और पेडागोजी को समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। आइए, ऐसा एक टॉपिक आज देखते हैं जिसको कहते हैं आकलन। बच्चों में आकलन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से प्रकार हैं। और कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नई नई वीडियो देता जाऊंगा मैं आपको। देखिए, आकलन जो दिया है बाल विकास में, आकलन होता क्या है? अपन सभी जानते हैं आकलन है किसी चीज का आकलन करने से मतलब है उसके बारे में जानना। ये सरल भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? आस बैठना और अवलोकन करना, यही होता है आकलन। जैसे बच्चों की बात की जाए, यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने वाले, वर्णन करने वाले, विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया है, उसको आकलन कहते हैं। अपन यहाँ पे आकलन से मतलब आकलन बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ बाल विकास में मेन आकलन का अर्थ जोड़ेंगे बच्चों के आकलन से। बच्चों के आकलन से जोड़ेंगे। इसमें क्या इरविन था, उन्होंने कहा था कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। आकलन के हिसाब से अपन बच्चों की प्रगति देख सकते हैं, उनकी कमजोरी का पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है, उस पर अपन ध्यान देके बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास कर सकते हैं। जैसे कि आकलन के प्रकार में आकलन दो प्रकार का बताया गया है। एक है भौतिक आकलन, एक मानसिक आकलन। भौतिक आकलन में अपन बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, वजन, इस तरह की वस्तुओं का अपन आकलन करते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि को मापा जाता है। इस आकलन को परिणामतम आकलन भी कहते हैं। ये रहा भौतिक आकलन। एक होता है मानसिक आकलन, यानी उनकी बुद्धि का आकलन करना। जैसे मानसिक आकलन में मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि का, रुचि का, उपलब्धि का और अभियोगिता का आकलन किया जाता है। ये दो प्रकार के आकलन होते हैं। अब आकलन में आकलन की विशेषताएं क्या है, मतलब आकलन कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, उसको सही वाला आकलन अपन मान के चलेंगे। इसमें आता है एक नंबर एक पे आएगा वैधता। वैधता से मतलब है कि अपन जिस आकलन को कर रहे हैं क्या वो है अपने अनुरूप है, जो अपने मापदंड है उनके अनुरूप है कि नहीं। जैसे वैधता, वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों को आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। वैधता से मतलब ये है अपन ने किस आकलन को किसके लिए बनाया है, क्या वह सारी विशेषताओं को पूरा कर रहा है, उसी को कहेंगे वैध आकलन। जैसे उद्देश्यों का आकलन करें जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। यदि पता लगा अपन ने उद्देश्य कुछ है अपना आकलन करने का और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है तो कोई मतलब नहीं उसका आकलन करने का, इसलिए वैधता जरूरी है आकलन करने में। शिक्षक प्राय क्या है, ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते, इसलिए वही क्वेश्चन पूछें। यदि छात्रों से कुछ बिंदुओं को याद करने के लिए, शक्तियों को जांचने के लिए प्रश्न बनाना है तो ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं जो उनको तर्क शक्ति को जाने, ना कि ऐसे क्वेश्चन को अगर बालकों से पूछा जाएगा जो बिल्कुल सरल और सिंपल होंगे तो आसानी से जवाब दे देंगे, उनकी तर्क शक्ति का अपन को ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करें जो उनको सोचने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़े, तभी उनको सही आकलन का पता चलेगा। पहली विशेषता है वैधता, जो होना चाहिए हर आकलन में। चलिए, दूसरा है इसमें विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जैसे किसी भी आकलन का यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है कि आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब ये हो गया कि उसमें इतना विश्वास होना चाहिए कि अपन जिस तरीके से अभी आकलन कर रहे हैं बच्चों का, यदि दूसरे तरीके से किया जाए तब भी उसका परिणाम वही आए। इससे अपन को क्रॉस चेकिंग जिसको कहें, कि दूसरे तरीके से भी यदि जांचा जाए तब भी परिणाम वही आए तो अपन को लगेगा कि अपना किया गया परीक्षण या आकलन वैध है, इसमें विश्वसनीयता है। इसलिए दूसरा गुण है इसका कि उसमें विश्वसनीयता जरूर होनी चाहिए, और तभी विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्राय एक ही समान होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किया जा रहा है तो ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के लिए
2 नंबर फिक्स कर दिए गए हैं। और यदि किसी छात्र को आप उसी क्वेश्चन का 2 नंबर दे रहे हैं, दूसरे वाले छात्र को 3 नंबर दे रहे हैं या 1 नंबर दे रहे हैं, तो ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। जब एक ही क्वेश्चन है तो सारी चीजें उसके समान होनी चाहिए, उनको नंबर भी दिए जा रहे हैं तो समान होने चाहिए, तभी वो विश्वसनीय कहलाएगा अपना आकलन। तीसरा आता है इसमें व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है? आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक, कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो किंतु दूसरे व्यवहार में न लाया जाए, ऐसे तरीकों को भी नहीं अपनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षण में यदि विद्यार्थियों को एक प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक सुविधाजनक व्यवहारिक होगा, क्योंकि प्रयोग करवाने के लिए एक ही प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे जो संभव न हो। देखिए, जरूरी नहीं है सबको एक जैसा ही दिया जाए, अलग अलग दिया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है सबको एक जैसे देने के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एक ही सामान के अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, यानी उसमें व्यवहारिकता होना जरूरी है। एक प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे, हो सकता है कि यह संभव नहीं हो, इसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है इसमें एक मानकीकरण। मानकीकरण क्या है? जैसे मान लीजिए एक अच्छे आकलन को यह भी एक विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए। विद्यालय में प्राय जो परीक्षण किए जाते हैं राष्ट्र और राज्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन मानकीकृत आकलन वह होता है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करता है। आकलन और मूल्यांकन किस सीमा तक प्रशासन प्रक्रियाओं में समान है उसको मानकीकरण निरूपित करता है। आकलन का प्राप्तांक प्रति विद्यार्थी का समान होना चाहिए। मानकीकृत आकलन में कई गुण होते हैं जो आदित्य और मानक बनाते हैं। विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिया जाए जिसमें छात्र समान अंक अर्जित करें। देखिए, इसमें वही मानकीकरण है जो कि दूसरा पॉइंट था अपना विश्वसनीयता, उसी से मिलता जुलता है ये। सभी विद्यार्थियों को समान सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, तभी उनको उनके बुद्धि में किसकी बुद्धि IQ ज्यादा है किसका कम है बुद्धि का, तभी आकलन हो पाएगा। जब सबको समान प्रकार की सुविधाएं, समान नंबर, समान अंक दिए जाए। इसमें लास्ट आता है एक उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है उपयोगिता। देखिए, आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए कि जिससे उन कमियों को सुधार सके। आकलन द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री में, अध्यापन विधि में आदि में हो सकता है। इस प्रकार आकलन विद्यार्थियों की अध्यापकों की कमियों को जानने, उन्हें दूर करने के लिए लाभकारी होता है। उपयोगिता का मतलब ये है कि अपन जो आकलन कर रहे हैं वह विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। उपयोगी इस तरीके से होगा, यदि अपन ने आकलन किया, विद्यार्थियों का पता ही नहीं लगा कि उनमें कहाँ कमी है, तो अपने आकलन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए आकलन में ये भी जरूरी है कि उसकी उपयोगिता हो और छात्रों को बता देना चाहिए, कमियों में सुधार सके। जैसे अपने आकलन किया और अपन को छात्र का पता लगा कि इस फील्ड में कमजोर है, तो छात्रों को बता देना चाहिए, जिससे वो अपने अंदर सुधार करेगा। और अध्यापन विधि भी आदि में हो सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की अध्यापन कमियों को जानने के लिए उन्हें दूर करने में बहुत लाभकारी होगा। जैसा कि ये पेडागोजी का फर्स्ट क्लास है, अभी पेडागोजी मैंने नहीं कराई थी और 4-6 टॉपिक तो हो गए हैं बाल विकास के। देखिए, CTET और MPTET होने वाली है। आप लोग बड़ी मेहनत से लग जाएं और आखिर तक अपना ये गोल या लक्ष्य बना लें। जब तक हम ये मतलब इसमें सफल नहीं होंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और अच्छे से तैयारी करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ सारी वीडियो सारी क्लासों की चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट की चल रही हैं, जैसे हिंदी भी चल रही है, बाल विकास भी चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है। और जो मेरा जो अनुभव रहा है 10 साल का जो टीचर की तैयारी करने का, वही मैं आपको थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। कृपया आप फॉलो करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।